ग्लोबल बाजारों से मजबूत संकेत। शुक्रवार को 1% चढ़े अमेरिकी बाजार। डॉइच बैंक का मामला सुलझने की उम्मीद से मिला सहारा। एशियाई बाजारों की दमदार शुरुआत और एसडेक्स निफ्टी 0.25% ऊपर। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में करीब 13% टूटा कॉग्निजेंट का शेयर। कंपनी की ओर से भारत में हुए भुगतान की जांच शुरू होने का असर। सिटी ने इसे डाउनग्रेड करा, न्यूट्रल की रेटिंग दी। स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन 53,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां लगी। 1800 और 2300 मेगाहर्ट्ज को मिला सबसे अच्छा रेस्पॉन्स। 700 मेगाहर्ट्ज के लिए नहीं लगी बोली। आज सुबह 9 बजे से फिर शुरू होगी नीलामी। फरवरी सीजन में ऑटो कंपनियों ने पेश किए शानदार बिक्री के आंकड़े। मारुति की घरेलू बिक्री 31% बढ़ी। M&M और आइशर मोटर्स के नंबर्स भी अच्छे। और कश्मीर में सेना के बारामूला कैंप पर आतंकियों ने किया हमला। बीएसएफ का एक जवान शहीद। जवाबी कार्रवाई में 2 आतंकी ढेर। ग्लोबल मार्केट से आज हफ्ते की शुरुआत करने के लिए बेहद दमदार संकेत, लेकिन हमारे अपने ट्रिगर्स के दम पर क्या भारतीय बाजार शुरुआत के बाद रफ्तार पकड़ते हुए दिखेंगे और पॉलिसी पर होगी नजर जो आने वाली है कल। तो ऐसे में क्या हो आपका ट्रेड, इस पर होगा हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे 2 खास मेहमान, PowerMyWealth.com के फाउंडर और सीईओ संदीप वागले और मनलिशियस कैपिटल के अविनाश गोरक्षकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए ग्लोबल मार्केट्स की तस्वीर। शुक्रवार को अच्छी तेजी देखने को मिली यूएस के मार्केट्स में, क्योंकि डॉइचे बैंक का स्टॉक देखिए वो बढ़ा यूएस में, इस एंटीसिपेशन में कि डील जल्द हो जाएगी यूएस में जो अटकी हुई थी काफी समय से। और यूरोप के मार्केट्स भी देखिए निचले स्तरों से एक स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली। खासतौर पर डैक्स का मार्केट ये 1% ऊपर दिख रहा है, निचले स्तरों से 2.5% की रिकवरी देखने को मिली। तो डेज हाई के आसपास ये मार्केट्स ने समाप्ति दी है। और एशियाई बाजार भी आप देखिए कमोवेश बढ़त के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। एसडीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है कि 12 अंक ऊपर आज शुरुआत भारतीय बाजारों की होने वाली है। ये बताइए आज फिर ट्रेड कैसे करना चाहिए? हफ्ते का पहला ट्रेडिंग सेशन है और कल आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी 2:30 बजे अनाउंस हो जाएगी। इस बार समय इस बार थोड़ा लेट 2:30 बजे। हेमंत, 2 बड़ी चीजें हैं, इनफैक्ट 2 बड़े दिन हैं बाजारों के लिए न्यूज फ्लो के लिहाज से। पहले ग्लोबल, जहां डॉइच बैंक के जो भी डेवलपमेंट होंगे वो बाजार को बड़ा मुंह दे सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, दोनों ही तरफ। दूसरा, हमारे यहाँ बॉर्डर पर जो कुछ भी सिचुएशन बन रही है। और तीसरा, किस तरह से पॉलिसी में पहली बार गवर्नर साहब, नए गवर्नर साहब उर्जित पटेल क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ करते हैं। तो ये 3 बड़ी इवेंट है और इन 3 बड़ी इवेंट का क्या आउटकम होगा, किस तरह से क्या कुछ हो सकता है, ये हमें पता नहीं। तो उस लिहाज से आपको इवेंट पर अगले 2 ट्रेडिंग सेशन बेहद पैनी नजर रखनी है। ये बात सही है कि कल देर रात जो आतंकी हमला फिर से हुआ बारामूला में, वो कोई बहुत बड़ा नहीं रहा, सुलझ गया है। लेकिन ये कहीं न कहीं बाजार में ट्रेडर्स को थोड़ा सा नर्वस करेगा या कम से कम सावधान रखेगा कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सावधान रहें, ओवरनाइट पोजीशन कम रखें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं थोड़ी सी सावधानी की तरफ इशारा करती है। लेकिन जो कुछ भी बाजार में इवेंट को छोड़ दें, न्यूज फ्लो को छोड़ दें जो हमें पता नहीं, हम बाकी चीजों को डिस्कस कर सकते हैं और उस पर एनालिसिस कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है? मौका खरीदारी का बनता है। पिछले 2 सेशन में 8,550 के लेवल को होल्ड किया, तो इंटरडे ट्रेडर्स के लिए 8,550 है स्टॉप लॉस। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपका स्टॉप लॉस बनता है 8,500 का, जो वायदा कारोबार के डेटा के मुताबिक हम आगे डिस्कस करेंगे। तो 8,500, 8,550 को मान ले स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। 8,700 ऊपरी स्तरों पर जाने की कोशिश कर सकता है निफ्टी, उससे पहले 8,650। ये 2 लेवल्स हैं जिस पर आप मुनाफा वसूली करें, लेकिन साथ ही ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी करनी चाहिए, थोड़ा हल्का भी रहना चाहिए। वो मैं डेटा में आगे डिस्कस करूंगा। एक और बड़ा काउंटर ट्रेड लिया जा सकता है। अगर बड़ी तेजी हो जाए, 8,700 के आसपास बाजार पहुंच जाए, तो एक बार की वहां पर शॉर्ट पोजीशन भी ली जा सकती है 8,750 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन मुनाफे के लिए छोटा, सिर्फ 8,650 का ही टारगेट दिया है। बैंक निफ्टी फिलहाल शॉर्ट करने का मन नहीं हो रहा है। 19,000 के नीचे जाएगा तभी शॉर्ट किया जाएगा। फिलहाल 19,100 के स्टॉप लॉस से बैंक निफ्टी को खरीदा जाना चाहिए, और वो इसलिए क्योंकि कल पॉलिसी आने वाली है। तो बैंक शायद पॉलिसी के पहले बहुत ज्यादा कमजोर न हो, कोई बड़ी इवेंट हो जाए तो अलग बात है। 19,500 पहला लक्ष्य है, और अगर अच्छी पॉलिसी आए तो 19,700, 19,800 तक भी आप बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। तो पॉजिटिव साइड पर जो सेक्टर्स मैंने चुने हैं, ऑटो नंबर्स के बेसिस पर ऑटो, गैस के दाम बढ़े हैं, पावर स्टॉक्स भागेंगे आज फिर से, फार्मा शेयरों में मजबूती, इंफ्रा शेयरों में मजबूती रहेगी, और बैंक्स कुछ हद तक पॉजिटिव दिखते हैं। और कमजोरी अगर कहीं होनी है तो सिर्फ
लीकर स्टॉक्स में। बिल्कुल अनिल, आप देखिए डॉयचे बैंक से दिक्कतें सुलझना, ग्लोबल मार्केट स्टेबल रहना, ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े अच्छे, कोर सेक्टर का नंबर अच्छा और सबसे बड़ा नंबर आईडीएस का। आप देखिए वो भी स्कीम हिट रही, 4 महीने जो जमकर आयकर विभाग के लोगों ने कामकाज किया, 65,000 करोड़ रुपए का डिस्क्लोजर भी अच्छा माना जाएगा। तो खबरें तो देखिए हर तरफ से सरकार के पास आने वाली है इस टैक्स में, तो कम नहीं है। खबरें हर तरफ से अच्छी हैं वर्सेस अगर आप देखें ये सब तेजी की फैक्टर्स के सामने टेररिस्ट। बिल्कुल एक वही दिक्कत है। हाँ, बड़ी बाकी और कोई ऐसी बड़ी दिक्कत। चलिए तो ये है वो तेजी और मंदी होने के आज के कारण, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स आज के बाजार को किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं आइए पूछते हैं उन्हीं से ही। संदीप वागले साहब हमारे साथ स्टूडियो में है। सर गुड मॉर्निंग, बताइए कैसे अप्रोच करेंगे? गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग अनिल जी। गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि हम ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस कर चुके हैं जो कि 8550 8560 है, लेकिन ऊपर में वीकली चार्ट्स अभी भी वीकनेस दिखा रहे हैं। तो मेरा आज 2 बाय 2 सेल है, स्टॉक स्पेसिफिक व्यू है। आज के दिन में शायद 50 से 70 पॉइंट की तेजी हो सकती है, लेकिन ऊपर में मैं बेचना चाहूंगा। तो अब अगर मेरा निफ्टी का व्यू पूछे तो मैं निफ्टी में 8730 के स्टॉप लॉस से अक्टूबर फ्यूचर्स के लेवल से ये 8580 के टारगेट के लिए बेचना चाहूंगा। तो ऊपर में बेचने का व्यू है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक आज मेरा बेस्ट स्टॉक बाय में है, तो ये कंफ्यूजन है। बैंक निफ्टी की रेंज 19250 ऑन द डाउन साइड, 19650 ऑन द अपसाइड। मुझे नहीं लगता इस 19650 ब्रेक करेगा। ओके, चलिए तो उछाल में बिकवाली की राय, लेकिन शेयरों में 2 बाय साइड के स्टॉक्स कौन से हैं, 2 सेल साइड के स्टॉक्स कौन से हैं, वो हम पूछेंगे वागले साहब से शो में आगे। लेकिन ये जो बड़ा फैक्टर जो आप भी कह रहे थे शुरुआत में टेररिज्म वाला, वो फैक्टर बड़ा है क्योंकि आप देखिए एफआईज अपनी शायद पोजीशंस को हेज कर रहे हैं और कैश मार्केट में हमने देखा अक्टूबर सीरीज के पहले ट्रेडिंग सेशन 4 डिजिट का सेल का फिगर थोड़ा सरप्राइजिंग है, क्योंकि शुक्रवार की स्क्रीन देखकर ऐसा लगा नहीं कि वो इतनी बिकवाली की होगी। कोई ऐसा ब्लॉक हाँ, ऐसे बड़े ब्लॉक्स भी नहीं थे। तो नेट सेलिंग हुई कैश में 1000 करोड़ की। वो अलग बात है कि घरेलू फंड ने पूरा जोर लगाकर सामने 1560 करोड़ की खरीदारी की है, से बड़ी खरीदारी की है, और शायद यही वजह थी कि हमारे निशान में मामूली बंद हो पाए। लेकिन अल्टीमेटली सेंटीमेंट के लिए आज हम एफआईएस के डेटा देखते हैं, और न सिर्फ ये डेटा खराब है बल्कि इससे ज्यादा खराब डेटा एक और है, और वो है इंडेक्स फ्यूचर्स का। 1380 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स एफआईएस ने बेचे। तो अगर आप दोनों मिलाकर देखें तो करीबन 2400 करोड़ की बिकवाली हुई है। बिल्कुल, सामने 490 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो थोड़ी स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग डेटा एफआईएस का है वो है इंडेक्स फ्यूचर्स का। 1380 करोड़ की बिकवाली है, ओपन इंटरेस्ट में कमी है। अब इसमें भी आप हेमंत 2 तरीके से देखिए। पहला तो है बैंक निफ्टी का और दूसरा है निफ्टी का। निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, तो कुछ हद तक ऐसा लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी सी खरीदारी होती हुई दिखी है। वहीं बैंक निफ्टी में, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी खरीदारी, थोड़ी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखी है। लेकिन निफ्टी में तेजी की पोजीशन काफी कुछ एफआईज ने कम की है। तो ये कहा जा सकता है कि एफआईज अपनी पोजीशन हल्की कर रहे हैं, तेजी की पोजीशन। और अगर यही ट्रेंड आज भी हम समझ कर चलें तो फिर इस बात को मानना ठीक रहेगा कि इन डेटा के दम पर ऊपरी स्तरों पर थोड़ी और पोजीशन हल्की होने की एक संभावना बनती है। क्योंकि देखिए न्यूज फ्लो पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हुआ। अगर ये बारामूला वाली घटना नहीं होती तो मैं बहुत आसानी से ठोक बजाकर कह सकता था कि आज आपको 8700 निफ्टी पर दिखेगा। लेकिन ये घटना होने से थोड़ा सा सेंटीमेंट को ये घटना पहले भी होती रहती है, लेकिन ये जो टाइम है, जो टाइमिंग है, 2 टेररिस्ट आए और बड़ी नहीं है, छोटी है, छोटी सी चीज, वो थोड़ा सा ये समय जो है वो थोड़ा सा गलत टाइमिंग पे हुई है, तो इसीलिए यहाँ पर दिक्कत बनी हुई है। तो साफ तौर पर अनिल यही कह रहे हैं कि एफआईआई का जो डेटा है ये चिंता में डालने वाला है। और डीआईएस में मुझे लगता है कि एलआईसी ने जरूर खरीदारी करी होगी। 1500 करोड़ रुपए का फिगर और तो कहीं से आने वाला था नहीं। चलिए एक्सपर्ट्स को पूछते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं आज के मार्केट को, और अविनाश के बल्कि पिक्स ही पूछते हैं। अविनाश, ऐसे दिन बाजार में क्या रेट सेंसिटिव्स खरीदेंगे, ऑटो शेयर उनको ज्यादा अच्छे लगते हैं? अविनाश हाय, गुड मॉर्निंग, बताइए कौन से सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, एंड विद इन 2 सेक्टर्स कौन से 2 शेयर आपको सबसे अच्छे लगते हैं? नहीं, गुड मॉर्निंग हेमंत। मुझे लग रहा है कि ऑटो सेक्टर में डेफिनेटली जिस प्रकार के नंबर सितंबर को आए हैं और अक्टूबर का फेस्टिवल मंथ है, तो डेफिनेटली ऑटो शेयर्स में मोमेंटम और ट्रैक्शन पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है मारुति और हीरो मोटरकॉर्प, इन्होंने नंबर्स काफी बेहतरीन दिखाए और इसका इम्पैक्ट आपको अक्टूबर के सेल्स में भी देखने को मिल सकता है। तो ये डेफिनेटली कोई भी गिरावट अगर आती है बाजार में कोई भी रीजन के लिए, तो इनको डेफिनेटली एक 3 to 6 मंथ्स का व्यू अगर ले तो डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है। मेरे ख्याल से ओवरऑल मार्केट्स विल बी इन अ वेरी
क्लोज रेंज। जैसे आपने कहा कि ये जो टेररिस्ट का जो न्यूज फ्लो है, बट ओवरऑल न्यूज फ्लो काफी अच्छा है और मुझे लग रहा है कि कल पॉलिसी है, पॉलिसी के बाद ऑब्वियसली मार्केट्स को एक डायरेक्शनल व्यू मिलेगा कि डोविश कमेंट्री आती है या क्या व्यू है गवर्नर साहब का। तो मेरे ख्याल से मार्केट शुड बी क्लोजिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट टुडे। चलिए, तो समाप्ति हरे निशान के साथ होगी। कल पॉलिसी का फैक्टर ज्यादा बड़ा होता हुआ दिख सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम पूछें कि वागले साहब के टॉपिक्स क्या हैं, ये बताइए एफएनओ से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? अक्टूबर सीरीज का दूसरा ट्रेडिंग सेशन और कोई रेंज में बदलाव होता हुआ दिख रहा है क्या? एक संकेत बहुत साफ दिख रहा है हेमंत, और वो संकेत है बाजार सपोर्ट का लेगा। तो मेरा ये मानना है कि जब तक 8,500 न टूटे, देखिए जिन्होंने पोजीशन हल्की कर ली उन्होंने तो कर ली, जिन्होंने नहीं की उनके लिए अब लेवल्स क्या है। तो मुझे लगता है साफ तौर पर वायदा कारोबार के डेटा के मुताबिक 8,500 अब आपके लिए बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो इंट्राडे ट्रेडर है तो 8,550 पर स्टॉप लॉस रख लीजिए, क्योंकि 2 दिनों से हमने उसे नहीं तोड़ा है। और पोजिशनल ट्रेडर है तो 8,500 पर। तो नीचे की रिस्क आपको पता है। अब अगर हिम्मत है और आप ये मानते हैं कि खबरें और बुरी नहीं आएगी, मामला अच्छा हो सकता है, तो फिर अगर आप 100 पॉइंट की रिस्क ले सकते हैं तो खरीदारी करनी चाहिए। तो 8,500 को स्टॉप मानकर आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये वायदा कारोबार के डेटा में साफ दिख रहा है, क्योंकि पुट में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर है 36 लाख शेयरों का। ऊपर कितना जा सकते हैं ये एक बड़ा सवाल है। तो सबसे पहले आज सुबह सुबह आपके लिए क्या जरूरी है? सुबह सुबह ये जरूरी कि निफ्टी 8,600 के ऊपर बना रहे हैं शुरुआती 1 घंटे में, और वो इसलिए कि 8,600 के कॉल्स बेचे गए हैं शुक्रवार को 7 लाख शेयर। तो सबसे पहले घंटे में अगर निफ्टी ने 8,600 के लेवल को नहीं तोड़ा तो होगा ये कि इन कॉल राइटर्स की तरफ से जिन्होंने मंदी की पोजीशन बनाई है उनकी शॉर्ट कवरिंग आएगी, जो निफ्टी को 8,650 की तरफ ले जाएगी। तो अगर गिरना है, जितना गिरना है, कमजोर होना है इन खबरों के दम पर, तो हम पहले घंटे में जाएंगे। मुझे लगता है कमोबेश पहले घंटे का जो ट्रेड है उसमें जो हमें डायरेक्शन मिलेगा वो डायरेक्शन दिन भर की तरफ रहेगा, और ज्यादा संभावना है कि वो डायरेक्शन आपको नीचे खुल के पॉजिटिव साइड पर मिलता हुआ दिखे। ये डेटा से नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा बढ़कर आया है 0.94 पर, लेकिन कंफर्टेबल जोन में। सीरीज का पहला ही दिन था, डेटा में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, निफ्टी में 10 लाख शेयरों से कम हुआ है। तो थोड़े से ट्रेडर्स अपनी पोजीशन को हेज और हल्का करते हुए दिख रहे हैं, वही रुझान है। लेकिन ओवरऑल मैं जब तक 8,500 नहीं टूटता है निफ्टी पर, तब तक डर वाली बात नहीं। बिल्कुल, तो 8,500 इंपॉर्टेंट लेवल, इसको रिस्पेक्ट करेगा बाजार, लगता तो यही है अब तक। लेकिन कौन सा एक स्टॉक है जो आप तेजी की साइड रहकर पैसा कमा कर दे सकता है, और कौन सा एक स्टॉक आपको शॉर्ट करना चाहिए? पूछते हैं वागले साहब से। सर बताइए आपके टॉपिक्स। हेमंत, मैं सीएट के साथ जाऊंगा। सीएट में बाय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 1284, टारगेट होगा 1405। शायद मैंने 1305 गलती से दिया होगा, तो वो 1405, प्लीज करेक्ट कर लीजिए उसको। सीएट ने एक अहम लेवल ब्रेक किया है और मुझे लगता है ये 4-5% की अपसाइड मूव आज आनी चाहिए। सेल में मैं आंध्रा बैंक के साथ जाऊंगा। बैंकिंग में थोड़ा सा हल्का सा मुझे वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो आंध्रा बैंक आप 5880 के स्टॉप लॉस से बेच सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 51। ये 2 या 3 दिन का व्यू है। ओके, तो आंध्रा बैंक में बिकवाली करिए, सीएट में करिए तेजी, और यहाँ पर आपको मौका मिलेगा पैसा बनाने का। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ ही, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि बाकी के 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है निफ्टी पर, और कौन से वो टॉप 5 स्टॉक्स हैं जहां आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि आज कौन से एक्सपर्ट्स किस तरह की राय दे रहे हैं। और देखिए राय आपकी स्क्रीन पर, नीरव अखारिया की राय कह रहे हैं कि तेजी करिए, 8,680 का टारगेट देखने को मिल सकता है, 8540 का स्टॉप लॉस भी रखें। AK प्रभाकर की राय बिकवाली की 8,690 के स्टॉप लॉस से मंदी करिए निफ्टी में। 8,470 के लक्ष्य लीजिए, और इनका साथ देने के लिए विवेक गुप्ता भी खड़े हैं। वो कह रहे हैं कि बेचिए, 8560 का टारगेट, 8671 का स्टॉप लॉस। लेकिन शेर खान के जेट कर खरीदना चाहते हैं निफ्टी 8,000, तो बहुत छोटा है, कहीं फ्यूचर का तो नहीं, क्योंकि 30 पॉइंट की प्रीमियम हो सकता है। 8,605 का स्टॉप लॉस, 8,710 का लक्ष्य। अनुज दीक्षित की राय भी बिकवाली की है। अनिल वो कह रहे हैं कि 8,530 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, 8,730 का स्टॉप लॉस भी रखें। तो 5 में से 3 एक्सपर्ट्स बेरिश और 2 बुलिश। और हमें कई दिनों बाद ऐसा हुआ है कि 5 एक्सपर्ट्स के स्टॉप लॉस और टारगेट के लेवल अलग अलग है। तो जनरली अदरवाइज मैं बड़ी आसानी से लेवल और रेंज निकाल लेता हूँ सबको समाप्त करके। तो आज मैं अपने हिसाब से दे दूं इन 5 की राय को सुनकर। 8,550 सपोर्ट दिख रहा है ब्रॉडली उस लेवल के आसपास, और 8,680 ऊपर का लक्ष्य। ये 5 एक्सपर्ट्स की राय आपके लिए निफ्टी पर। चलिए, ये तो बात हुई 5 एक्सपर्ट्स की राय, लेकिन आज कौन से वो 5 स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए? आइए देखते हैं 5 का पंच।
अदानी पोर्ट्स, अच्छी खबर इस स्टॉक के लिए, और खबर यह कि आरबीआई की तरफ से विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 49% इस कंपनी के लिए कर दी गई है। और अच्छी खबर एमसीएक्स के लिए भी फिर से आती हुई, और आप देखिए इनके लिए भी आरबीआई ने जो विदेशी निवेश सीमा है वो 10% बढ़ा दी है। 24% थी पहले और अब वो बढ़कर 34% हो गई है। तो एफआईआईज के पास, एफपीआईज के पास अब ज्यादा हेडरूम हो गया है इस शेयर में निवेश करने के लिए। वैनबरी, पातालगंगा में इनके प्लांट के लिए एपीआई मैन्युफैक्चरिंग की जांच पूरी हो चुकी है और ये हुई है 26 से 29 सितंबर के बीच में। यूएस एफडीए ने इसकी जांच की और बता दूं आपको, इसी साल इस प्लांट को यूएस एफडीए ने मंजूरी दी थी। ट्रेड टू ट्रेड में है शेयर, ये भी ध्यान रखिएगा। और नजर रखिए अब लिकर कंपनियों पर। आप देखिए हाई कोर्ट पटना ने बैन हटा दिया था लिकर से बिहार में, और नीतीश कुमार जी ने 2 तारीख से, कल से फिर से नए नियम बनाए हैं बैन के लिए, लिकर के लिए, और ये नियम तो पहले वालों से भी कड़े हैं। तो नजर रखिएगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पर, यूनाइटेड ब्रूवरीज पर, ग्लोबल स्पिरिट्स पर, रेडिको खैतान पर। लिकर शेयर आज दबाव में रह सकते हैं इस खबर के चलते। ऑटो कंपनियों के बिक्री के आंकड़े आते दिख रहे हैं। सितंबर महीने के 6 बिक्री के आंकड़े अब तक अलग अलग ऑटो कंपनियों के आ चुके हैं। आइशर, मारुति, ये 2 बेहतरीन आंकड़े आए। टाटा मोटर्स के अच्छे नंबर्स आए। महिंद्रा भी बुरे नहीं, लेकिन कमजोर नंबर अशोक लेलैंड और अतुल ऑटो के। इनमें से 2 नंबर्स मैंने देखे विस्तार में। मारुति आपके लिए पहले, मारुति में 31% सेल्स बढ़कर आई है सितंबर के महीने में, तो बेहद शानदार आंकड़े मारुति के, और खासतौर से एक्सपोर्ट फ्रंट पर 54% का बड़ा इजाफा। अब आइए अशोक लेलैंड। बुरी खबरों का सिलसिला यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, स्टॉक लगातार दबाव में है। सदाबहार शॉर्ट है हमारे एक्सपर्ट वागले साहब का, फिर से उनको पूछेंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल सितंबर महीने के जो बिक्री के आंकड़े आए हैं वो 18% सेल्स घटी है। मेरे ख्याल से ये एकमात्र कंपनी जिसकी इतनी तेजी से सेल्स घटकर सितंबर के महीने में आई। बाकी कंपनियों के लिए काफी अच्छा महीना रहा है। तो कमोबेश ऑटो कंपनियों के लिए आज का दिन बेहतर होना चाहिए। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद अशोक लेलैंड पर ही शुरुआत करेंगे, बात करेंगे वागले साहब से इस ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है अविनाश गोरक्षकर और संदीप वागले। वागले साहब बताइए कितना गिरेगा अशोक लेलैंड? 18% सेल्स गिर गई, स्टॉक कितना गिरने वाला है ये बताइए। अनिल जी, मेरा तो 2 या 3 हफ्ते से, जब से ये स्टॉक में 84 ब्रेक किया है, मैं बेरिश हूं। कोई भी बाउंस बैक आता है, इनफैक्ट फ्राइडे का जो अपमूव था उसमें बेचना चाहिए था। मैं समझता हूं अभी भी 82-50 के आसपास जाता भी है अभी भी, जो शायद ना जाए। 84 के स्टॉप लॉस से बेचना चाहिए। मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट, मतलब 1 या 2 दिन का नहीं, 2-3 हफ्ते का, मुझे लगता है ये स्टॉक 65 to 68 की तरफ जा सकता है। बिल्कुल, तो हम आपसे कह रहे हैं कि देखिए लोग इंतजार करेंगे अशोक लेलैंड में, इसलिए क्योंकि जब तक नई स्क्रैपिंग पॉलिसी नहीं आ जाती, लोग ट्रक्स और बसेस शायद अभी ना खरीदें। और जीएसटी का लागू होने का मतलब है यूटिलाइजेशन बढ़ना ट्रक्स का, तो अब इतनी तेजी यहां पर हो नहीं पाएगी, ये बात तो साफ समझ में आ रही है। लेकिन मारुति की तो आप देखिए, सबसे अच्छा अगर आंकड़ा किसी एक ऑटो कंपनी की तरफ से अविनाश निकल कर आया है तो मारुति की तरफ से निकल कर आया है। 31% बिक्री बढ़ी है। बेलिनो और ब्रेजा तो लंबी वेटिंग लिस्ट के बाद ही मिल रही हैं गाड़ियां। आप कैसे अप्रोच करेंगे मारुति को, और आपका टारगेट क्या है? नहीं, मुझे लग रहा है कि हेमंत, एक्सपोर्ट मार्केट भी इस मंथ में काफी अच्छा है, और जैसे आपने कहा कि डोमेस्टिक मार्केट में सितंबर के महीने में इन्होंने बहुत ही दमदार वॉल्यूम ग्रोथ दिखाया है। आई थिंक अक्टूबर के महीने में ये मोमेंटम डेफिनेटली फेस्टिवल सीजन्स के कारण और भी अच्छा आना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर हम नेक्स्ट 6 मंथ्स का व्यू ले तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 12 से 15% का जो अपसाइड है वो पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि नॉट ओनली इनकी प्रोडक्ट रेंज बट इनके पास सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन और प्राइसिंग पावर है। तो इस हिसाब से डेफिनेटली पोर्टफोलियो स्टॉक क्वालिफाई करता है और इसको डिक्लाइन में जरूर खरीदना। 54% एक्सपोर्ट्स बढ़ी है, और ये लोगों ने उम्मीद नहीं की थी। डोमेस्टिक वाली स्टोरी तो मालूम थी सबको, लेकिन एक्सपोर्ट्स वाला सरप्राइजिंग। इसका मतलब साफ है कि मारुति की जो पोजीशनिंग लोअर सेगमेंट में है, और लोअर सेगमेंट की गाड़ियां अमेरिका और यूरोप के बाहर बिकती है। बिल्कुल, वो अफ्रीका हो सकती है, एशियन कंट्रीज हो सकती है। मारुति ने अपना मार्केट ढूंढ लिया है, और वहां पर जो ये बिक्री एक्सपोर्ट की हो रही है वो इनके लिए बड़े फायदे की हो रही है, क्योंकि वहां पर लोगों के पास पैसा खर्च करने को कम है, तो उन्हें बड़ी ब्रांडेड और वो बड़ी महंगी वाली गाड़ियां चाहिए नहीं, सस्ती वाली चाहिए। तो मारुति का काम हो रहा है। चलिए, तो मारुति एक और स्टॉक हेमंत जो बड़े रिकॉर्ड बना रहा है, आइशर मोटर्स। यहाँ भी बिक्री के आंकड़े बड़े दमदार आए हैं। आइशर मोटर्स देखिए क्या शानदार आंकड़े, दोनों ही तरफ
कमर्शियल व्हीकल्स में भी, और बुलेट यानी कि रॉयल एनफील्ड तो बड़ी तेज, बुलेट का जलवा बरकरार है। बरकरार है। मतलब लोगों में फिर से यंगस्टर्स में वो जो क्रेज दिख रहा है बुलेट का, वो काफी इंटरेस्टिंग है। 30% रॉयल एनफील्ड की बिक्री बढ़ना बड़ी बात है। तो अब आयशर ट्रेड तो हो ही नहीं सकता, तो वागले साहब को छोड़ देते हैं। वागले साहब से नहीं पूछते, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से पूछते हैं। 25,000 में खरीदेंगे आप अविनाश? अगर कम से कम 2 साल का नजरिया है अनिल जी, तो मुझे लग रहा है कि ऐसे शेयरों में पहली बात तो जो इवेंट ट्रिगर्स है, वो बोनस है, स्प्लिट है। यहाँ पे अभी तक ये शेयर 10 रुपए का ही है और बोनस भी नहीं आया है। इनफैक्ट ये कंपनी डेट फ्री है, डिविडेंड्स भी बहुत अच्छी देती है। तो ये फैक्टर्स अगर आते हैं तो शायद और थोड़ी तेजी शॉर्ट टर्म में भी आ सकती है। बट ओवरऑल फंडामेंटली मुझे लग रहा है कि एनफील्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो यंगर जनरेशन को इतना अपील किया है। मुझे लग रहा है कि इंडिया में पॉपुलेशन का अगर परसेंटेज देखें तो यंग पीपल आर बेसिकली बिगर परसेंटेज। तो ये प्रोडक्ट बहुत ही उम्दा है और 2-3 साल के लिए मुझे लग रहा है कि कोई बड़ा कंपटीशन इनको नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से डेफिनेटली खरीदना चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आयशर को लेकर हेमंत, 57,000-57,500 गाड़ियां बेची इन्होंने इस महीने में। हीरो बेचता है लगभग 5.5-6 लाख गाड़ियां, 6 लाख मोटा मोटी, यानी कि इससे 10 गुना। जी हाँ, हीरो मोटोकॉर्प से ज्यादा मार्केट कैप आयशर मोटर्स और मार्जिन भी। हाँ, तो मार्केट कैप, ये बात इसलिए अहमियत रखती है कि अगर कोई कंपनी अच्छे मार्जिन पर काम कर रही है, साथ में ग्रोथ दिख रही है, तो बाजार किस तरह का वैल्यूएशन उस स्टॉक को देता है। हीरो मोटोकॉर्प जो 10 गुना गाड़ियां इनसे ज्यादा बेचता है, उसका इनका मार्केट कैप लगभग बराबर है। ये बड़ी बात है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारे पास इसी तरह के ढेर सारे स्टॉक्स है, हमारे एक्सपर्ट की पिक्स भी है, बताएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि ब्रोकरेज हाउसेज की दरअसल नजर कहां पर है और उन पर नजर बनाकर रखती है नियति, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नियति, बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेज का? कोटक महिंद्रा बैंक पर मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट का कॉल दे रहा है। 810 का इनका लक्ष्य है। 4% की अपसाइड के लिए आपको निवेश करना चाहिए। दरअसल इन्होंने बीएसएस माइक्रो फाइनेंस को 193 करोड़ रुपीज में खरीदा है। ये एक्विजिशन इनके लिए पॉजिटिव होगा क्योंकि कस्टमर बेस बढ़ेगा और प्रायोरिटी सेक्टर के जो एलिजिबल एसेट्स हैं वो इनको मिलते हुए नजर आएंगे। निवेश करके चलिए। 810 का लक्ष्य आपको कोटक महिंद्रा बैंक दिखा सकता है, लेकिन आईडीएफसी बैंक को डॉयचे बैंक डाउनग्रेड करा है। होल्ड से इसकी रेटिंग घटा करके सेल यानी बिकवाली की कर दी है। टारगेट प्राइस रिवाइज करके अब इन्होंने 65 का कर दिया है। 19% का डाउनसाइड ये देख रहे हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स इनके ड्रैग रहेंगे। एनपीएल्स और प्रोविजंस इन्होंने कर दिए हैं। रिटेल और कासा का इंप्रूवमेंट भी बहुत ज्यादा ग्रेजुअल होगा क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क अभी भी कमजोर है। साथ साथ में इनकी जो कॉर्पोरेट हैवी है, इनका जो लोन बुक है, यहां से इनको दिक्कत आ सकती है। वैल्यूएशंस के हिसाब से काफी ज्यादा चल चुका है, एक्सपेंसिव अब इनको लग रहा है। 65 रुपए का लक्ष्य देख रहे हैं। बिकवाली करके चलिए, डॉयचे बैंक कह रहा है। ल्यूपिन को एक माइल्डली नेगेटिव एक खबर आई है, इसको भी डाउनग्रेड करा है सेल्स और अर्निंग्स के हिसाब से डॉयचे बैंक। क्यों? क्योंकि माइलिन ने जो इनका कॉम्पिटिटर है वो एक ड्रग है डायबिटीज की, फोटामेट, इसको इन्होंने लॉन्च कर दिया है जिसका 10% का सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था FY16 में। ल्यूपिन के लिए होल्ड की सलाह दे रहे हैं, मगर टारगेट प्राइस 1666 से घटा करके 1513 का कर दिया है। गोवा का जो फॉर्म 483 इनको मिला है उसका रेजोल्यूशन पर इनकी काफी तगड़ी नजर होगी। फिलहाल होल्ड की सलाह और टारगेट प्राइस का रिविजन घटा दिया है इन्होंने, मगर सेल का कॉल दे रहा है गोल्डमैन सैक्स यूएसएल यानी यूनाइटेड स्पिरिट्स पे। बिकवाली करके चलिए। बिहार के रूल्स और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। केरला में भी स्क्रूटनी जारी है। टारगेट प्राइस इनका 1602 रुपए का है। 35% का एक डाउन साइड ये देख रहे हैं। मार्जिन एक्सपेंशन भी कमजोर होंगे क्योंकि इनके पास लिमिटेड प्राइसिंग पावर होगी। बिकवाली करके चलिए। 1602 का लक्ष्य यूनाइटेड स्पिरिट्स दिखा सकता है 12 महीने के दौरान। तो इंटरेस्टिंग है। डॉयचे बैंक ने 2 आज सेल रिपोर्ट दी है। एक तो दी है लुपिन पे, टारगेट घटाया 1666 से 1513। दूसरी सेल रिपोर्ट आईडीएफसी बैंक पे दी, हालांकि टारगेट बढ़ा कर दिया है। मतलब इनके दिन तो चल रहे हैं खराब यूरोप में। आगे लगा जो कुछ बिक सकता वही बेचे हुए का हाल हो रहा है। मतलब पेरेंट कंपनी की हालत खराब है तो इनका मूड खराब है। सब पे बिकवाली की राय है। लेकिन यूनाइटेड स्पिरिट्स इस पर जो राय आई है, इस पर एक बार बात करते हैं। मैं तो हाँ बिल्कुल, मैं इस पे भी करनी चाहिए और लुपिन पे भी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि डॉयचे बैंक भले ही बोले कि लुपिन बेचिए, लेकिन बहुत लोग लुपिन बेचने में इंटरेस्ट होंगे। अविनाश, आप सहमत हैं?
नहीं, मुझे लग रहा है कि आने वाला क्वार्टर जो रहेगा वो मुझे नहीं लग रहा है कोई एकदम दमदार क्वार्टर होगा, बिकॉज प्रीवियस क्वार्टर में भी हमने देखा था कि यूएस के मार्केट्स को लेके थोड़ी बहुत इनको दिक्कतें थी। तो मुझे लग रहा है कि अगर शॉर्ट टर्म का व्यू ले तो डेफिनेटली रिजल्ट्स Q2 के इतने एक्साइटिंग और दमदार नहीं आएंगे, तो वहां पे शायद थोड़ी सी नरमी आ सकती है आगे की। लेकिन अगर गोवा का प्लान क्लियर हो गया तो? हाँ, गोवा का प्लान क्लियर हो गया तो? नहीं, वॉर का प्लान गोवा का गोवा का क्लियर हो गया तो डेफिनेटली थिंग्स विल लुक पॉजिटिव। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है। अनिल की नजर गोवा पे बहुत है। देखिए आजकल यहाँ का सीजन शुरू होने वाला है और अभी बुखार के गोवा प्लांट को जिस तरह मेरी नजर यूएसएफडी के एक्शन पर। हाँ बिल्कुल, तो गोवा में जो यूएसएफडी का एक्शन है उस पर है। चलिए खैर, लेकिन एक स्टॉक जो कमजोर हो सकता है आज के दिन, बल्कि वो स्पेस कमजोर हो सकती है, वो लिकर स्पेस है साफ तौर पर। पटना हाई कोर्ट ने तो एक बार के लिए अच्छा काम किया था, वहां के लोगों के लिए सोचा कि शायद लिकर पे बैन जो है वो हटा दिया जाए, लेकिन अब आप देखिए नीतीश कुमार जी ने कहा है कि दरअसल लोगों के पास पैसा बच रहा है, इकोनॉमी को इसका फायदा मिलेगा, और उन्होंने अब और कड़े नियम अपना लगा दिए हैं और वो 2 अक्टूबर यानी कल से लागू भी हो गए हैं। तो बिहार में उन्होंने मान लिया है कि लिकर बैन तो करना ही है, एक नया नियम लाता हुआ। और हेमंत, हम शुक्रवार देर शाम अहमदाबाद में थे, CNBC बाजार के रियल एस्टेट अवार्ड्स थे, और वहां पर भी ये सवाल वहां के मुख्यमंत्री विजय रूपानी जी से पूछा गया कि भाई गुजरात में टूरिज्म थोड़ा सा उतना शायद पिकअप नहीं हो पाता जितना होना चाहिए, तो ड्राई स्टेट होने की वजह से, लेकिन उन्होंने बहुत साफ कैटेगरी कहा कि नहीं, हम इसे नहीं हटाएंगे, बैन था, है और रहेगा। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकारें बड़ी मन बना चुकी है। तो ये लिकर सेक्टर के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि कोर्ट का डिसीजन आया है, डिसीजन आते ही तुरंत राज्य सरकार और ज्यादा मजबूत तरीके से अगर बैन करे तो ये संकेत थोड़े खराब है। मैं आपसे कहता अच्छी खबर देखिए केरला से ही आने वाली है, तो बिहार से अच्छी खबरें शायद आपको नहीं सुनने को मिले, क्योंकि वहां की राज्य सरकार ने मन बनाया हुआ है। अगर अच्छी खबर आएगी तो केरला से आएगी, उस पर नजर बनाकर रखें, क्योंकि वहां पर तो संसद में उन्होंने कह दिया है कि वो नहीं चाहते कि जो बैन है वो बना रहे। बहरहाल आज नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। ये बताइए, घबराने की जरूरत है क्या यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स को देखकर? वैसे अंडर परफॉर्मर रहा है क्या चार्ट्स पर? आपको अभी भी दिख रहा है कि अब तेजी इतनी होती हो चुकी? हेमंत, जब 2350 का एक अहम सपोर्ट लेवल ब्रेक किया था यूनाइटेड स्पिरिट्स ने, तो मुझे लग रहा था शायद ये 2019 तक भी जा सकता है, लेकिन जिस तरह से 2150 के लेवल होल्ड किए है, आज करेक्शन जरूर होगा, लेकिन इतना फॉल नहीं आएगा कि बैक टू दैट लेवल। आई थिंक मे बी 50, 60, 70 रुपए का फॉल होगा। नहीं, मुझे तो एक चीज बताओ सर, किस लेवल के नीचे जाए तो तेजी की पोजीशन खत्म कर लें बस? 2150 का 2150? हाँ, बहुत लंबा है। उसके बीच में पहले कोई लेवल नहीं है, और ऑन द अपसाइड लेकिन कैप है जो है 2600 का। तो 2600 से ऊपर नहीं निकलेगा, 2150 तोड़ने। मानस जैसा जुड़ गया, मानस से भी लेता हूँ शॉर्ट टर्म चार्ट। मानस, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आज इंट्राडे के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के चार्ट्स देखकर बताइए, अगर किसी की तेजी की पोजीशन है, और होगी क्योंकि शुक्रवार को स्टॉक जिस तरह से 7% मजबूत होकर टॉप पर बंद हुआ है, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? देखिए, स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से अगर 1 से 2 दिनों का ट्रेड है तो 2250 के नीचे रखना चाहिए। बट यहाँ पर ये जरूर मेंशन करूंगा अनिल जी, क्योंकि अगर आप पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन देखिए तो स्टॉक ने वॉल्यूम्स के साथ कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज ब्रेक किए हैं। पैटर्न इतना खराब अब लगता नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर जैसा संदीप जी ने कहा कि अगर कोई ऐसी गिरावट आती है 50-60 पॉइंट की, इससे ज्यादा गिरावट लगती नहीं, तो मैं समझता हूँ टेक्निकल तौर पे एक बाय बनता है जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस 2200 रुपए के नीचे होंगे, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज स्टॉक टेस्ट कर सकता है जो कि 2550 के आसपास है। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर मंदी करनी चाहिए। डेफिनेटली अगर किसी की लॉन्ग है तो अपने स्टॉप लॉसेस जरूर 2200 और मे भी अगर आप थोड़ा सा क्लोज रखना चाहते हैं तो 2250 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। ओके, चलिए, तो ये रहा है इस शेयर पर। और अब जैसा कि आपको बता रहे हैं, अच्छी खबरें आएंगी केरला से, उस खबर का इंतजार सबको रहने वाला है। लेकिन कुछ और एक्सपर्ट्स के पिक्स लेते हैं। बागले साहब, ये बताइए, आपने एक बताया सीएट, दूसरा बताया आंध्रा बैंक। सीएट में तेजी की राय, आंध्रा बैंक में बिकवाली की राय। 2 और ऐसे ही कोई स्टॉक्स बताइए, एक जिसमें तेजी करें, एक में मंदी। हेमंत, मैं टाटा कम्युनिकेशन में बाय की राय दूंगा, जिसमें स्टॉप लॉस होगा 543, टारगेट होगा 606। क्लियर प्राइस और वॉल्यूम ब्रेकआउट है, पैटर्न पॉजिटिव है। ये 3 या 4 दिन का व्यू है, 10% का 8 से 10% का अपसाइड है। और IFCI जो स्टॉक में मैं पहले बुलिश था, हमने 2850, 29 में बाय दिया था, वो थोड़ा बहुत चला भी था। आई थिंक 31, 3150 तक गया था। मेरा 34 का व्यू था, लेकिन वो अभी गलत हो गया।
जिस तरह से गिरा है 28 का एक अहम लेवल ब्रेक किया है, तो मैं 28 के स्टॉप लॉस से इसको बेचने की सलाह दूंगा, या कोई लॉन्ग है तो काट ले, क्योंकि मुझे लोअर लेवल्स दिखते हैं जो कि लगभग 22 के हैं। बिल्कुल, जब से खराब खबरें आई हैं, कोर्ट ने कहा है कि 1 महीने के अंदर जांच शुरू करिए। जो पहले सीईओ थे उनके कार्यकाल में गड़बड़ियां पाई गई हैं और अब सारी जांच एजेंसीज मिलकर जांच करेंगी, तो खराब खबरें आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती हैं। 4 महीने के अंदर अंदर कोर्ट ने कहा है रिपोर्ट सौंपी है सरकार से। बिल्कुल, और उसमें ये एक चीज और देखने वाली होगी कि कितना एक्शन सीईओ पर होता है, कितना एक्शन कंपनी पर होता है, तो रिपोर्ट फाइनली क्या निकल कर आती वो चीज देखने वाली बात होगी। गड़बड़ियां किसने की, कंपनी ने या सीईओ ने, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक और स्टॉक जिस पर राय लेना चाहता हूं, मानस चार्ट देखकर बताएं, ओएनजीसी, डॉइश बैंक की एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने लक्ष्य 260 से बढ़ाकर 285 रुपए किया। हालांकि एक खबर यह भी आ रही कि जिस तरह से गैस के दाम घटाएं तो इनके लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, लेकिन साथ ही एफआई ब्रोकरेज टारगेट भी बढ़ा रहे हैं। तो ये बताइए ओएनजीसी पर क्या ट्रेड लिया जाए? बिल्कुल पॉजिटिव ट्रेड होगा, एक लॉन्ग ट्रेड होगा। देखिए बहुत क्लियर रिवर्सल चार्ट दिखते हैं, जहां पर काफी समय से लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बन रहे थे। पिछले करीब 2-3 मंथ से हम हायर टॉप्स हायर बॉटम्स देख रहे हैं। एक नेकलाइन इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का कुछ वीक पहले ब्रेक हुआ है। अगर हम उसके टारगेट सेट करें तो वो करीब करीब 290 और 295 के आसपास आते। तो मैं तो समझता हूं कि जब तक स्टॉक 240 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, हर गिरावट पे खरीदारी करें, अपने स्टॉप लॉसेस 235 रुपए के नीचे लगाएं। ओके, तो स्टॉप लॉसेस के साथ यहां पर आप कामकाज कर सकते हैं। और बता दूं आपको कि जब गैस की कीमतें घटाई गई तो रविवार को सीएनजी की कीमतें दिल्ली में कट हुई हैं 1 रुपए 40 पैसे की, और पाइप नेचुरल गैस यानी पीएनजी की कीमतें भी करीब 1 रुपए घटी हैं रविवार को। तो क्या आज आईजीएल में तेजी देखने को मिल सकती है? महानगर गैस कैसा लगता है? गुजरात गैस, ये वो गैस की कंपनियां हैं जो आईजीएल दिल्ली में, नोएडा में, एनसीआर में, महानगर गैस महाराष्ट्र में और गुजरात गैस गुजरात में ये काम करती हैं। इनके चार्ट्स कैसे लगते हैं, इस सब पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आदित्य अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे जानेंगे एफएनओ की आज की रणनीति। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, मानस जायसवाल, अविनाश गोरक्षकर, संदीप वागले, और अब जुड़ रहे हैं वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए वे टू वेल्थ के डेरिवेटिव एक्सपर्ट आदित्य अग्रवाल भी। तो पहले आदित्य से पूछा जाए, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय खरीदेंगे दोनों आदित्य? बिल्कुल अनिल जी, अगर निफ्टी में देखें तो निफ्टी में काफी क्रूशियल सपोर्ट था 8550 का। निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट किया है थर्सडे के सेशन में, और फ्राइडे को हमने थोड़ा सा एक पुल बैक देखा है। तो शॉर्ट टर्म में जरूर थोड़ा सा ट्रेंड एक वीक हो गया, निफ्टी ने अपना ट्रेंड लाइन ब्रीच किया है, लेकिन हमको लगता है कि यहां से एक बार एक पुल बैक देखा जा सकता है जो कि निफ्टी को वापस 8790 8840 तक लेके जा सकता है। तो मेरी सलाह है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल लेके एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जाए विद स्टॉप लॉस ऑफ 8550, ऊपर में 8790 8840 तक के लेवल्स हमको लगता है कि निफ्टी अगले कुछ दिनों में दिखा सकता है। अगर ऑप्शंस की का डेटा देखें तो उससे भी यही लगता है कि निफ्टी में 8500 का काफी क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर निफ्टी 8500 को ब्रेक करता है तो जरूर हमको एक सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ दिखेगा, जिस केस में निफ्टी 8300 तक टेस्ट कर सकता है। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी काफी अपने क्रूशियल सपोर्ट्स के आसपास चल रहा है, तो मैं यहां से थोड़ी सी एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करूंगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में 19,200 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहीं से उसमें एक हमने पुल बैक आता हुआ देखा है। खासकर पीएसयू बैंक्स में देखें तो स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। हमने जरूर एक करेक्शन देखा था, डीप करेक्शन देखा था थर्सडे के दिन, लेकिन एक काफी बड़ी रैली के बाद हमने इस तरह का करेक्शन देखा है, बट स्ट्रक्चर में अभी तक कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहां से पीएसयू बैंक्स में अभी भी एक तेजी रहेगी। प्राइवेट सेक्टर, लार्ज के प्राइवेट सेक्टर बैंक में जरूर थोड़ा सा प्रेशर है, वो बैंक निफ्टी को प्रेशर में रखेंगे। बट अगर हम पीएसयू बैंक्स पे देखें तो उसमें अभी भी तेजी है। मुझे लगता है कि यहाँ से पीएसयू बैंक्स बैंक निफ्टी को वापस ऊपर लेके जाएंगे, और 19,800 19,900 तक के लेवल्स मुझे लगता है कुछ दिनों में देखने को मिलेंगे। ओके, चलिए, तो ये राय बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर तेजी करने की राय हमारे एक्सपर्ट आपको दे रहे हैं। लेकिन ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे ऑयल एंड गैस स्पेस की। ये बताइए अविनाश, गैस की कीमतें जो घटाई गई हैं उसके बाद सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनियों को क्या आपको लगता है फायदा होगा? इन्होंने भी देखिए कीमतें घटाई हैं, लोग ज्यादा से ज्यादा गैस खरीदेंगे और आगे जो गाड़ियां खरीदेंगे वो सीएनजी पे चलने वाली होंगी। पीएनजी के कनेक्शन तो लगातार तेजी से कंपनियां बांट ही रही हैं। कैसे देखते हैं आप इस कारोबार को?
आई थिंक हेमंत, अगर हम लॉन्ग टर्म बिजनेस पोटेंशियल देखें तो मेरे ख्याल से सीएनजी को काफी बड़ा ग्राउंड कवर करना है और क्लियरली ये जो कीमतें घटी है और इन्होंने सीएनजी की प्राइसेस कम की है। हम अगर महाराष्ट्र गैस के नंबर्स देखें, पहले क्वार्टर के जो उनके पहले नंबर्स थे, इन्होंने क्लियरली प्राइसेस काटने के बाद भी वॉल्यूम ग्रोथ काफी स्ट्रांग आया है। तो उसका मतलब है कि डिमांड है, प्राइस काटने के बाद ऐसा नहीं है कि इनके मार्जिन और घटेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा और दोनों ही स्टॉक्स में इंद्रप्रस्थ गैस और महानगर गैस, हमको लग रहा है कि ये काफी बड़े प्लेयर्स है अपने अपने रीजन्स में और इनको डेफिनेटली कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए, क्योंकि ये शायद इन द शॉर्ट टर्म इतना बड़ा अपसाइड ना दे, बट लॉन्गर टर्म में डेफिनेटली वैल्यू अपसाइड के लिए काफी जगह है। ओके, अभी भी अपसाइड काफी बाकी है। इन गैस से जुड़े स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है, लेकिन खरीदारी क्या एमसीएक्स में अब भी की जा सकती है? मानस देखिए चार्ट्स और बताएं हमें, क्योंकि आरबीआई ने एफआईज की निवेश की सीमा बढ़ा दी है, 24% से बढ़ाकर 34% मंजूरी दे दी है। तो एमसीएक्स जो बड़े एक्शन में दिखा है स्टॉक पिछले हफ्ते, क्या यही एक्शन आगे बढ़ेगा और खरीदें? बिल्कुल, मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं 1550 और 1600 के लेवल्स एमसीएक्स में आने चाहिए, बट पिछले 7-8 दिन की रैली के बाद मैं समझता हूँ थोड़ी सी गिरावट का इंतजार करें, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। अगर हमें स्टॉप लॉस रखना है तो करीब 1080 के नीचे रखना है, तो एक अगर आप देखें तो स्टॉप लॉस भी काफी बड़ा है। तो मैं समझता हूँ गिरावट जब हो, स्टॉक 1250 के आसपास है तो वहां पर खरीदारी करें। 1080 के उस केस में स्टॉप लॉस रखें और आप उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम 1600 रुपए तक के लेवल्स एमसीएक्स में जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, तो 1600 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक ने जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखाई है पिछले कुछ दिनों में, खबरों के चलते ये आउट परफॉर्मेंस जारी रह सकती है। लेकिन और कौन से स्टॉक्स हैं जहां आज आपको ट्रेड करके हो सकता है मुनाफा? जानते हैं आदित्य के टॉप पिक्स। आदित्य बताइए, आपकी नजर कहां पर है? मेरा पहला पिक रहेगा ओएनजीसी। ओएनजीसी में देखें तो लास्ट वीक में काफी अच्छा सपोर्ट लिया था स्टॉक ने। हमने इसमें कोई बहुत बड़ा करेक्शन आता हुए नहीं देखा था। नीचे में 250 काफी स्ट्रांग सपोर्ट एरिया, वहीं से हमने एक पुल बैक आता हुए देखा है। तो मुझे लगता है कि यहां से ओएनजीसी 270, 272 तक के लेवल से खा सकता है। इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 250। सेकंड पिक रहेगा बाय कॉल इन पीएनबी। जैसे कि मैंने बोला कि पीएसयू स्टॉक्स में यहां से हमको लगता है कि काफी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। यहां से काफी स्ट्रांग चार्ट्स हैं। पीएनबी उसमें देखें तो काफी स्ट्रांग है, 135 का काफी क्रूशियल सपोर्ट है जिसको स्टॉक ने लास्ट वीक रिस्पेक्ट किया है और वहीं से हमने एक फ्रेश बाइंग आते हुए देखी है। हमने एक लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी फ्राइडे सेशन में। तो यहां से 150, 152 के लेवल से मुझे लगता है कि यहां से पीएनबी दिखा सकता है, तो इसको एक बाय करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 135। एक सेल कॉल रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट में। उस पूरे सीमेंट सेक्टर में देखें तो ऊपरी स्तर से थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर के चलते स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में है। अल्ट्राटेक सीमेंट में थोड़ा सा एक ब्रेकडाउन दिया है अपने सपोर्ट लेवल से 3900, 3950 का। इमीडिएट इसमें एक सपोर्ट आता है 3840 का। अगर स्टॉक उसको ब्रेक करता है तो वहां से और 100 से 150 रुपए की इसमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। 3840 के नीचे बेच के चलिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3895। पहला टारगेट रहेगा 3740 का, उसके नीचे 3680 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे सारे एक्सपर्ट जो पिक्स दे रहे हैं खरीदारी की भी है और बिकवाली की भी। लेकिन एक और बढ़िया बात यह कि अगर 3 पिक्स हैं तो 3 में से 2 खरीदारी की, यानी कि रुझान खरीदारी की तरफ थोड़ा सा ज्यादा है। ये आदित्य ने भी बताया, ये वागले साहब ने भी बताया, और ऐसी 3 बेहतरीन पिक्स मानस के पास भी है जहां पर 2 में खरीदारी की राह है, 1 में बिकवाली की। कौन से स्टॉक्स क्या लेवल्स हैं बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और आज हम बाजार खुलने के बाद आपको बताएंगे बेहतरीन स्टॉक जो आपको आज लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बनाकर दे सकता है। जी हाँ, बम्पर मुनाफे वाला शेयर, जैकपॉट शेयर भी हम आपको बताएंगे। आज तो एक्शन काफी रहने वाला है आज मार्केट खुलने के बाद, लेकिन पहले आपको बताते हैं हमारे एक्सपर्ट्स कहां पर बुलिश हैं। मानस बताइए आपके टॉप पिक्स क्या है आज के लिए? देखिए, पहला स्टॉक तो टायर स्पेस से रहेगा, क्योंकि जो मैक्सिमम टायर स्टॉक्स हैं वो चार्ट्स पे अच्छे लगते हैं, चाहे वो एमआरएफ हो, अपोलो टायर्स हो। बट मेरा पिक यहाँ पर सीएट रहेगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस पिछले हफ्ते ब्रेक किया। 2015 के हाइस को अब स्टॉक ने ब्रेक कर लिया है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये रैली सीएट में कंटिन्यू रहेगी। 1400 तक के टारगेट सेट करके चले, 1280 का स्टॉप लॉस रखें। ये टारगेट आने वाले 3 से 5 दिन के लिए है। दूसरा एक सेल कॉल रहेगा पीएसयू बैंकिंग में, यूको बैंक से। देखिए, पीएसयू बैंकिंग में भी जहां पीएनबी, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक चार्ट्स पे अच्छे लग रहे हैं, वैसे छोटे बैंक आंध्रा बैंक, यूको बैंक, आईओबी चार्ट पे वीक लग रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि यहां पर अभी सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि 32 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। 38 का स्टॉप लॉस लगाएं और यहां पर सेल कॉल लें।
और तीसरा स्टॉक एनबीएफसी स्पेस रहेगा, एमएनएम फाइनेंस का, जहां पर स्टॉक ने कुछ दिन पहले ही 50 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिए। चार्ट्स पे हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस 360 रुपए का ब्रेक किया है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे ये रैली कंटिन्यू रहेगी। 379 के टारगेट सेट करें और 357 का स्टॉप लॉस रखें। मानस और संदीप सेम पेज पर है क्या? वो भी कह रहे हैं कि सीएट में तेजी करिए, पीएसयू बैंक्स में मंदी करिए। पीएसयू बैंक्स में आप कह रहे हैं आंध्रा बैंक का जिक्र उन्होंने भी किया है, और वो कह रहे हैं कि यूको बैंक में शॉर्ट करिए, लेकिन जिक्र उन्होंने भी आंध्रा बैंक का किया है। तो सेम पेज पर है हमारे दो स्टॉक्स। पीएनबी पर बुलिश है, ये इंटरेस्टिंग है। तो सौदे दोनों तरफ होंगे, ये बात सही है। चलिए, एक स्टॉक जो बड़ा एक्शन में रह सकता है आज, टाटा मोटर्स। नंबर्स तो अच्छे आए सितंबर महीने की बिक्री के आंकड़े, साथ ही इन्होंने इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से अपने प्रोडक्ट के कारों के दाम भी थोड़े बढ़ाए, ये भी एक खबर है। और तीसरी बड़ी खबर जो जनरली हम मिस कर जाते हैं वो ये, देखिए आप एशिया लेकर आइए जरा, किस तरह से 1.5% हांगकांग मजबूत है, किस तरह से अमेरिका में बड़ी तेजी हुई है। तो एशियाई बाजारों में, अमेरिकी बाजारों में कुल निक्के देखिए 100% मजबूत है। तो ग्लोबल मार्केट्स की तेजी के साथ अगर कोई एक स्टॉक भागता है तो वो है टाटा मोटर्स। तो आज टाटा मोटर्स के लिए 3 बड़ी चीजें जिसकी वजह से ये भागना चाहिए। तो अब कितना भागेगा ये सवाल है। आदित्य बताइए, आप वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए क्या ट्रेड होगा? टाटा मोटर्स में देखें तो सितंबर सीरीज में एक 600 का हाई बनाने का स्टॉक कंटिन्यूसली एक प्रेशर में था। 520 का जो सपोर्ट था उसने उसको टेस्ट किया। फ्राइडे के सेशन में देखें तो वहां से हमने लोअर लेवल से एक शॉर्ट कवरिंग आते हुए देखी, उसके बाद लास्ट के 1 घंटे में फ्रेश बाइंग आते हुए देखी थी टाटा मोटर्स डीवीआई दोनों ही स्टॉक्स में। तो यहां से मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा बनता है। 520 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। वे टारगेट है 565, उसके ऊपर निकलता है तो 580 तक के भी टारगेट देखने को मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म में लगता है कि कलेक्शन टाटा मोटर्स का पूरा हो गया है। अगर यहाँ से कोई डिप भी आता है तो वापस बाय करके चलिए विद 520 स्टॉप लॉस, और ऊपर में 565 580 तक के टारगेट हमको लगता है आने वाले कुछ हफ्तों में देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये रहा है टाटा मोटर्स पर खरीदारी करने के लिए। आज से वागले साहब तो काफी लंबे समय से बुलिश होंगे, हालांकि टारगेट्स जब भी अचीव होता है और ऊपर का कर देते हैं वो। अब अभी है कि नहीं है सर? अगर आप सर क्या बात करें, आप बुलाए इसीलिए सर। ये जो मंथली चार्ट्स है जो अभी कल हुए, हालांकि फ्राइडे को 30 सितंबर, उसमें एक बहुत ज्यादा बेरिश पैटर्न बना है। तो आदित्य जी जो कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, 534 से 570 जा सकता है, बट ये लेवल अगर आप इन्वेस्टर है या लॉन्ग टर्म व्यू है 3 से 6 महीने का, बेचना चाहिए। ऑब्वियसली 6 महीने में आप, एक बात आपकी अच्छी लगी है, अगर आप इन्वेस्टर हैं 3 से 6 महीने का व्यू, आप 4 दिन का व्यू मैं दे नहीं सकता हूँ। इन्वेस्टर 3 से 6 महीने के हो गए क्योंकि आप समझ सकते क्या 3 से 6 साल में इन्वेस्टर माने जाते थे, 3 से 6 महीने में आगे मार्केट इतने फास्ट हो गए। चलिए, ये तो बात हुई टाटा मोटर्स की। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकर आएंगे बाजार का भरपूर एक्शन, बताएंगे आपको कैसी होगी भारतीय बाजार की आज शुरुआत। प्री अपनी सेशन में देखेंगे हम, रुपए की शुरुआत पर भी नजर रखेंगे, लेकिन लंबे समय के बाद आपका इंतजार खत्म। आज होगा आपके लिए बम्पर मुनाफे वाला जैकपॉट शेयर। आशीष शर्मा तैयार हो चुके हैं, जल्द आ रहे हैं, और आप भी तैयार रहिए पहला सौदा के लिए छोटे से ब्रेक के बाद।